हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। 4 अक्टूबर 2024 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे हम, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट होते हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जेल मैनुअल्स पे जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने के लेकर बात आई है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटर्नशिप स्कीम लेकर आई है सरकार युवाओं के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे एक बॉडी CAQM कमीशन है, ये एक प्रकार का, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे एरो इंडिया शो कब और कहाँ होने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 5 नए भाषा है उनको भी एक शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है, हम उन 5 भाषाओं के बारे में देखेंगे। उसके बाद इंडिया इटली रिलेशन देखेंगे, स्वच्छ भारत 2.0, ओपेक, चागोस आइलैंड, ये सभी जो न्यूज़ में बने हुए ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडे न्यूज़पेपर एनालिसिस। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जेल में हो रहे कास्ट बायस और सेग्रीगेशन ऑफ वर्क है, जो कामों का बंटवारा होता है वो कास्ट के आधार पर होता है, ये ठीक नहीं है और इसको जो है वायलेट करता है। हमारे संविधान में जो दिया गया है ह्यूमन को डिग्निटी और जो इक्वालिटी, उसको वायलेट कर रहा है, तो इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स, जो कैदी है उनके प्रति, सेग्रीगेशन ऑफ देयर वर्क अकॉर्डिंग टू कास्ट हायरार्की, कामों का बंटवारा जो है उनकी जाति के आधार पर किया जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स फ्रॉम द डीनोटिफाइड ट्राइब्स, और साथ में जो डीनोटिफाइड ट्राइब यानी कि अघोषित जनजाति होते हैं उनके खिलाफ भी क्या होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, मतलब अपराध की घटनाएं घटती रहती है, ये ठीक नहीं है। और इन प्रिजन वॉल अक्रॉस इंडिया आर ऑपरेसिव टू फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी, मतलब जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको क्या करता है, दबाता है, ये फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी कास्ट का कॉलम होता है उसमें लिखा हुआ रेफरेंस में टू कास्ट इन प्रिजनर्स रजिस्टर्ड, जो डायरी होती है उनके रजिस्टर में, उसमें से इसको कास्ट का कॉलम को हटा दो, जिससे कि ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस कास्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक देश से जो है वो कास्ट बेस्ड सिस्टम पूरी तरह नहीं जा पाया है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि एक लेवल होता है कि जो आम लोग करते हैं भेदभाव, दूसरा होता है कि सरकार ही करने लगे। तो सरकार करे तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा अपराध होता है, ये भेदभाव का बड़ा स्तर दिखाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रेफर करते हुए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्राइन द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव के खिलाफ एक मौलिक अधिकार देता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है संविधान का। लेकिन बताया गया कि बट इफ द स्टेट, जो राज्य है, इट सेल्फ डिस्क्रिमिनेट, वो खुद ही अगर भेदभाव करने लग जाए सिटीजन के साथ, तो देन इट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म, यह भेदभाव का सबसे बड़ा स्तर दिखाता है और ये ठीक नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की बात करी है। फिर इन्होंने कहा है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 जो है, इसके अंतर्गत बताया गया कि ये जो एक्ट था इसके अंदर प्रतिबंध लगाया गया था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होते हैं, जो हाथ से सफाई करते हैं सेफ्टी टैंक वगैरह की, उस समय की बात थी। तो 2013 में ये एक्ट आया था जिसके अंदर बाइंडिंग जो था वो नहीं रह गया था कि अब उनसे करवाना जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई और ऑप्शन तलाशने की बात की। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्ट जो है ना जेलों में भी लागू होगा। प्रोहिबिट मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट इन प्रिजन्स एज वेल। ठीक, तो ये अब जेलों में भी ये एक्ट जो है लागू होगा और वहाँ पर कास्ट बेस्ड तरीके से बाइंडिंग नहीं रहेगा कि उनसे सफाई करवानी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ था जो कि काफ़ी बढ़िया प्रयास कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया प्रयास कह सकते हैं, क्योंकि कास्ट हमारे देश को खोखला करने का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं बीमारी के रूप में है, ये इसको दूर किया जाना बहुत आवश्यकता है। देश की एकता, सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों के लिए कास्ट बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी हाल ही में बजट में भी कहा था कि 500 कंपनियां जो है उनको हम लाएंगे फ्रंट पे और युवाओं को जो रोजगार देने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम लाएंगे। तो इसी के तहत जो है यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ने एक पोर्टल की शुरुआत करी है। इस पोर्टल का हम लिंक भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है।
जहाँ पर जाकर कोई भी युवा रजिस्टर करा सकता है। और इसमें क्राइटेरिया भी दिया गया है कि जो अभी IIT BA वगैरह या जो जॉब में है ऑलरेडी वो लोग नहीं कर सकते हैं, एज भी दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे द पोर्टल pminternship.mca.gov.in, ठीक है। इस पर युवाओं को जाके रजिस्टर करना है और उनका एज ग्रुप जो है वो होगा 21 से लेकर 24 साल तक का होगा, ठीक है। ये पोर्टल कब खुलेगा, तो ये साथ ही पोर्टल खुलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप दे रखा दिस विंडो विल बी ओपन टिल अक्टूबर 25, ठीक है। मतलब ये अक्टूबर 12 से खुलेगा और उसके बाद ये 25 अक्टूबर तक चलेगा, फर्स्ट बैच ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टिल अक्टूबर 25 तक ये भरा जाएगा, फर्स्ट बैच ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया जो इंडिया की टॉप 500 कंपनी है ये क्या कर रही है, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। जो कि 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा और ये यूनियन बजट में पहले से ही घोषणा की गई थी। इसमें बताया गया कि जब ये अभी कंपनियों का चल रहा है शुरुआत में, तो इसमें 111 जो कॉर्पोरेट्स की जुड़ी हुई कंपनियां उन्होंने साइन अप भी कर लिया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ला रही है सरकार और इसका बजट जो 800 करोड़ का बजट है और इसके माध्यम से जो लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा वो 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल तक कौशलकृत करना है उन्हें, और जो गैप हो रहा है उसको दूर करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक अच्छा प्रयास हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लेपर्ड की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है 2 सालों में, तो इसको लेकर ही यहाँ पर न्यूज़ आया है जो कि हमें देखना है। उड़ीसा में जो है लेपर्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, कितना यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उड़ीसा लेपर्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाई 22%, ठीक है, 22% तक बढ़ा है, राइजिंग फ्रॉम 568, मतलब जो 568 था पहले वो 2 सालों में बढ़कर कितना हो गया, 696 हो गया, ठीक है। 2022 से 2024 के बीच का ये आंकड़ा था। आपको ध्यान रखना है कि लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है। साथ में यहाँ पर एक बॉडी दी गई है NTCA जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, NTCA है। और ये जो है स्टेट के जो वाइल्ड लाइफ होते हैं डिपार्टमेंट उनके साथ मिलकर लेपर्ड की भी वो गणना उन पर मॉनिटरिंग करता है। मेनली NTCA जो है टाइगर, जो आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर था उसको लेकर NTCA का गठन हुआ था कि टाइगर का कंजर्वेशन पर ये काम करे ये बॉडी, और महत्वपूर्ण है। जो NTCA का गठन है वो 2006 में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 2006 में हुआ था NTCA का गठन। और इसको जो कह सकते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत कह सकते हैं कि इसको शक्तियाँ या इसको संरक्षण मिला हुआ है NTCA को, उसके तहत ही ये काम करता है, ठीक है। तो आप ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, स्टैच्यूटरी बॉडी है NTCA 2006 का। और आपको बताना है कि जो NTCA है वो टाइगर से रिलेटेड भी सेंसस जारी करता है, उनकी भी गणना करता है। तो यह कितने सालों में रिपोर्ट देता है, ठीक है, आपको बताना है कि ये कितने सालों में टाइगर से रिलेटेड गणना करके जानकारी देता है, ठीक है, कितने वर्ष पर ये सर्वेक्षण करता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आया हुआ है कि ड्रोन शिविर जो है अभी हाल फिलहाल में ड्रोन शिविर लगा हुआ है, तो इसके बारे में दिखाया गया है कि ये इंडियन आर्मी के द्वारा ड्रोन शिविर चलाया गया है और ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर चल रहा है, ठीक है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी का कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है ये न्यू दिल्ली में ड्रोन शिविर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी न्यूज़ है, अक्सर MCQ में PCS में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि बाइनिनियल मतलब कि द्विवार्षिक कह सकते हैं कि 2 वर्षों में होने वाला एयर शो जो है एरो इंडिया का, वो अब की बार कहाँ होने वाला है, तो हमें ध्यान रखना है, आगामी भी पूछा जा सकता है। तो ये बेंगलुरु में होने वाला है और ये एरो इंडिया का होता है 2 वर्ष में एक बार होता है, और इसका जो तारीख है वो फरवरी 10 से लेके 14 होने वाला है 2025 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे एरो इंडिया का ये शो होता है, एयर शो हर 2 वर्ष में होता है। इसके अलावा जो हमने कहा था सबसे पहले कि CAQM जो कमीशन है उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले भी CAQM पर चर्चा आया था जब सुप्रीम कोर्ट फिर से हियरिंग कर रहा था, इसकी दोबारा से सुनवाई हुई है, अब अगली सुनवाई फिर से होगी 16 अक्टूबर के आसपास।
लेकिन यहाँ पर जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बॉडी है पूरी तरह फेल रही है। स्टबल बर्निंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पराली जो जल रही है, इसको रोक पाने में जो CAQM बॉडी है वो फेल रही है, काम नहीं कर पाई है इसने अपनी तरफ से। देख सकते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू प्रिवेंट इंसिडेंट ऑफ स्टबल बर्निंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड इट्स जॉइनिंग एरियाज, इसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि NC, ये जो CAQM है, ये बॉडी है, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था कह सकते हैं हम 2020 में। ठीक है, 2020 में इसका गठन किया गया था, और इसका गठन मेनली किया गया था कि जो दिल्ली है उसके और आसपास के जो रीजन है, यहाँ पर जो ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ जाता है, तो यहाँ के पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और स्टबल बर्निंग का कोई वैकल्पिक समाधान निकालना है, ताकि स्टबल बर्निंग को एक बहुत बड़ा कारक माना गया था कि इसके कारण जो है एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये 2020 से निरंतर काम कर रही है, 4 साल हो गई, लेकिन अभी भी जो है दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो नहीं सुधरी है और उसके आसपास के क्षेत्र नहीं सुधरे। तो इसी पर ये हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स एयर पोल्यूशन पैनल, ये पैनल जो है इसको स्लैम किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये बॉडी अभी न्यूज में बनी रहेगी। हमने अभी बोला था कि 5 नए भारतीय भाषाओं को जो है शास्त्रीय दर्जा दिया गया है, तो उसमें से कौन कौन सी वो भाषाएं आपको पता होना चाहिए कि पहले से जो है हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी। ठीक है, आपको ध्यान भी रखना है, और ठीक है उसके बारे में नोट डाउन भी करना है कि जो पहले के 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी उसमें कौन कौन थी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि तमिल थी। ठीक है, जिसको सबसे पहले 2004 में ही मिल गया था। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस लैंग्वेज को मिला था, तो आपको ध्यान रखना तमिल, नॉट संस्कृत। सबसे पहले लोग संस्कृत सोचते हैं क्योंकि पुरानी भाषा के तौर पर उसको देखते हैं, इसके बाद है संस्कृत का नंबर। ठीक है, तो ये 2005 में मिला था। उसके बाद फिर तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सभी लैंग्वेज मिलाकर टोटल 6 होते हैं, और यही 6 लैंग्वेज हमारे पहले के क्लासिकल लैंग्वेज थे। ठीक है, अब इसमें 5 लैंग्वेज और बढ़ गए हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मराठी, बंगाली, जूम कर लेते हैं हम इसको पहले, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, बंगाली, मराठी, असमी और पाली और प्राकृत। ठीक है, ये आप नोट डाउन रखेंगे। अब ये 5 और जुड़ जाएंगे तो 6 और 5 11, यानी कि अब हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गए हैं। आप ध्यान रखेंगे इनका नाम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी गिवन क्लासिकल स्टेटस, 2004 में मिला था, और संस्कृत को 2005 में मिला था। ठीक है, तो ये नए लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज का इनको दर्जा मिला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं कि यूनियन कैबिनेट जो है वो एक प्लान ला रही है कि मतलब हम 2 ही योजना रखेंगे, जिसके अंतर्गत सभी जो भी अभी चल रही है लेटेस्ट में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीमें चल रही है, सबको मिलाकर हम केवल 2 स्कीम के अंतर्गत डाल देंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि ओवरलैपिंग हो रही थी स्कीम की, पता नहीं चल पा रहा था कि किसका लाभ किस में जा रहा है, कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि क्या करेंगे, वो मर्ज ऑल सेंट्रल स्कीम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी केंद्र के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र क्षेत्र कह सकते हैं कि जो स्कीम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के सभी को मिला के 2 नई स्कीम में डालेंगे, और वो 2 नई स्कीम आपको नोट डाउन करके रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के नाम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, आप इनका नाम ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इन्होंने नाम रखा है कृषोन्नति योजना। ठीक है, कृषोन्नति यानी कृषि के उन्नति के लिए। ठीक है, अब इन दोनों के लक्ष्य भी स्पष्ट तौर पे मैक्रो लेवल पर अभी डिसाइड है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इट इज एम्ड, जो PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका जो लक्ष्य है, इसका क्या है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सतत कृषि के जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करना इसका मेन लक्ष्य है। और जो कृषोन्नति योजना है उसको वो क्या करेगा कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, और एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी है, जो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, इसको लेकर वो काम करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 मेन स्कीम गवर्नमेंट लेकर आने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं साथियों, इस आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल था उसमें इंडिया के यूनिवर्सिटी पे था कि जो NIF रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की, कैसे होड़ चल रही है,
कि वो रैंकिंग बस प्राप्त करने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत बस वो देखते हैं कि कितना पब्लिकेशन हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर बताया गया कि यूनिवर्सिटी में जो ये रैंकिंग प्रदान करने का और ये सब सिस्टम है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्वालिटी गिर रही है एजुकेशन की। तो हमें रैंकिंग व्यवस्था पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं देखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा रेलिवेंट हमारे पास आर्टिकल ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इटली और इंडिया, इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्योंकि इसको इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं, जो एम्बेसडर है इटली के भारत में, एंटोनियो बाटोली, इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने इटली की महत्ता दिखाया है, साथ में भारत की उपयोगिता दिखाया है कि इन दोनों को साथ में मिलकर कैसे काम करना है, किन किन क्षेत्रों में ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इन दिस एज ऑफ पॉली क्राइसिस। ठीक है, पॉली क्राइसिस का मतलब हुआ कि बहुत सारे संकटों का समय चल रहा है। जैसे देख रहे हैं कि आर्थिक संकट है बहुत सारे देशों में, तो कहीं पर युद्ध चल रहा है, तो कहीं पर जलवायु संकट है। मतलब चारों तरफ जो है अभी विश्व में क्या है, बहुत सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो इस एज को, अब ये नया टर्म यूज हो रहा है हाल फिलहाल में, पॉली क्राइसिस। ठीक है, तो इन दिस एज ऑफ पॉली क्राइसिस बताया जा रहा है कि इस पॉली क्राइसिस की एज में इटली और इंडिया शेयर कॉमन इंटरेस्ट, साझा हित साझेदारी करते हैं, बट ऑल्सो जॉइंट चैलेंजेस इन द इंडो मेडिटेरियन सी। आपको पता होगा इटली का लोकेशन कहाँ है, आप जरूर देखिएगा मैप में कि इटली का लोकेशन कहाँ है, वहीं पे मेडिटेरियन सी है और इंडो, इसके बीच में बताया गया है कि इंडिया और मेडिटेरियन सी के बीच में चुनौतियाँ भी है हमारे साथ में। तो इसी पर बात किया गया है इटली और इंडिया को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि ब्लू रमन सबमरीन डाटा केबल्स। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हैं इटली और इंडिया के रिलेशनशिप में, एक पॉइंट ये नोट डाउन करेंगे, ब्लू रमन सबमरीन डाटा केबल जो है हाल ही में क्या होने वाला है, कनेक्ट करेगा ये जिनोवा, जो इटली का जिनोवा है, वहां से मुंबई को। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं समुद्र के नीचे बिछे हुए, उसी में ही ये ब्लू रमन सबमरीन डाटा केबल है। इससे इंटरनेट की क्षमता को और भी स्ट्रेंथनिंग किया जाता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में जो है रेड सी में, लाल सागर जो है वो भी आप देख लेंगे मेडिटेरियन सी से किस साइड में है। ठीक है, अगर हम इसको मैप के द्वारा दिखाएं तो जैसे ये अफ्रीका है, तो आपको पता होगा कि ये जो एरिया है ये है लाल सागर। ठीक है, यहाँ से तो ये अरब कंट्रीज का शुरू हो जाता है, और ये जो है ये मेडिटेरियन सी का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इटली है। ठीक है, ये इटली हो जाता है, यहाँ पर रेड सी है। ठीक है, यहाँ बताया गया कि यहाँ पे पायरेसी की घटना बढ़ रही है। फिर यहाँ पर आपको पता है इजराइल और ये सब के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेबनान, गाजा, इजराइल, रसिया अलग, यूक्रेन में, यहाँ पर यूक्रेन है आपको पता है, यहाँ पे रसिया है, तो इन दोनों के बीच अलग वॉर चल रहा है। साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑयल ट्रेड, ये सब में संकट छाया हुआ है। इस बीच में हमें जो है फ्री ओपन प्रोस्परस इंडो मेडिटेरियन को बनाने के लिए इंडिया और इटली को साथ आना होगा। ठीक है, ये वाला रीजन और ये इंडो वाला जो आपको पता है हिंद महासागर का क्षेत्र है, क्योंकि आपको अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर इंडिया भी है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिटेरियन और ये हो गया इंडो ओशन। ठीक है, तो इनके बीच में प्रोस्पेरस बनाने की बात कर रहे हैं जो इटली के राजदूत है वो उनके द्वारा। इसके अलावा इटली कह रहा है कि किन क्षेत्रों में काम कर रहा है ऑलरेडी। इटली बताना चाह रहा है कि हम हमेशा से आगे बढ़ के कदम करते रहे हैं सुरक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में। हमने इंडियन ओशन रीजन एंड वेस्ट एशिया में सुरक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में काम किया है, अपना कमिटमेंट को दोहराया है, और हमने ज्वाइन भी किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है अनक्लोस, पता होगा यूनाइटेड नेशन का एक सी से रिलेटेड कानून है, तो उसी से रिलेटेड ये उसमें भी इन्होंने ज्वाइन किया है 2021 में। तो ये भी बताया इन्होंने, साथ में इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बताई है बात की, हमने ज्वाइनिंग किया है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये इंडिया बेस्ड ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन इन मार्च 2023 में इन्होंने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को भी ज्वाइन किया है, जिसमें कि भारत केंद्रित है और इंडो ओशन में जो भी चीज़ें समुद्री सुरक्षा हो या जलवायु है, एनवायरनमेंट हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये जानकारी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर रखता है, तो इसको भी इन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा बताया कि हम निरंतर पेट्रोलिंग करते हैं सिर्फ ITS फ्रैंकेस्को मोरोसिनी, हाल ही में विजिट किया था मुंबई का 2023 में अगस्त में, तो ये इन्होंने अपनी बात बताई है इटली क्या क्या कर रहा है अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इसके बाद इन्होंने बताया कि इंडिया और इटली जो है वो कहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ मिलकर। वी आर डिलाइटेड दैट पासएक्स एक्सरसाइज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे देश आते हैं, तो इसमें इटली और इंडिया भी शामिल है। ट्रेनिंग
एक्सरसाइज टू डेवलप एंड मेंटेन मैरीन स्किल एंड स्ट्रेंथन इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, जो अंतर प्रचालन किया कहेंगे इसे, हिंदी से बढ़िया इंग्लिश का ही शब्द आप यूज करिए, क्योंकि हिंदी तो वैसे भी बहुत कठिन होता है। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब हो सकता है कि आसानी से जो है हम अपने मेंटेन करते हैं मैरिनर स्किल्स को एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके अलावा बताइए कि जो इंडियन और इटालियन डॉक्टर्स, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बताया कि इटालियन डॉक्टर्स जो है वो साथ में मिलकर भारतीय डॉक्टरों के साथ एक और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो है ऑपरेशन स्माइल, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज्ड बाय स्माइल हाउस फाउंडेशन इटली, ठीक है। तो इटली क्या रोल निभा रहा है भारत में, आप ये भी देख सकते हैं। तो पासेक्स एक्सरसाइज, इसको नोट डाउन करेंगे, ऑपरेशन स्माइल इसको नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद जो हमने देखा ब्लू रमन डाटा केबल, उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये सारे क्षेत्र है, और आईएफसी के अंतर्गत उन्होंने ज्वाइन किया है, वो भी देखेंगे। ये सारे पॉइंट आप कीवर्ड के तौर पर नोट करेंगे तो आपके लिए रिवाइज करना आसान होगा। फिर इटली और इंडिया का जो डिफेंस कॉपरेशन है उसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर दो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, लियोनार्डो और फिनकेंटियरी, ठीक है, फिनकेंटियरी कह सकते हैं। ये दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्किल्ड हैं मिलिट्री जो प्रोडक्शन होती है, जो वेपन होते हैं उनके क्षेत्र में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया कि रैंक्ड एमंग द फर्स्ट 50 सिपरी एक संस्था है जो कि डाटा देती है कि किसका मिलिट्री प्रोडक्शन कैसा है, कौन कितना कर रहा है। उसमें बताया कि टॉप 50 में ये दो कंपनियां आती है, आर्म्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, मिलिट्री सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड 2022 के रिपोर्ट यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया है कि जो फिनकेंटियरी है वो भारत के साथ मिलके सहयोग भी कर रहा है, जो इनकी एक बड़ी कंपनी है, देख सकते हैं, कोऑपरेटिंग विद कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड पता है आपको, इंडियन कंपनी है, उसके साथ मिलकर 2020 से जो है इटली की ये कंपनी काम भी कर रही है। तो हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं डिफेंस सेक्टर में जो है वहाँ भी मिलकर काम कर। इसके अलावा बताया गया कि दिस पार्टनरशिप अप्रोच इज इन लाइन विद इंडिया मेक इन इंडिया एम्बिशंस कैन रिस्पॉन्ड टू ग्रोइंग, मतलब बताया कि ये जो हम सहयोग कर रहे हैं ये मेक इन इंडिया के लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझना है, और इसको मैप से भी अच्छे से समझ सकते हैं आप, जैसे कि हम पढ़ते थे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा INSTC, ठीक है। ऐसी संस्थाएं हमेशा अक्सर न्यूज में बनी रहती है, तो और मेंस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हम IMEC को भी ध्यान रख सकते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट उभर रहा है, और ये INSTC की तरह ही एक कह सकते हैं अंतर सरकारी है, अंतर क्षेत्रीय अंतरदेशीय है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। इटली हैज सपोर्टेड द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। जैसे चाइना का पता है आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI आप जानते हैं, उसी तरीके से एक नया प्रपोज किया जा रहा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अब मिडल ईस्ट आपको पता है मिडल ईस्ट का कौन सा रीजन है, ठीक है। तो मिडल ईस्ट का जो रीजन है उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, और जो ये आप देख रहे हैं चल रहा है इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, ये सारा एरिया मिडल ईस्ट का ही आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो जैसे ये भारत है और यहाँ पर ये मिडल ईस्ट के ये सारे कंट्री है और फिर ये यूरोप है, ठीक है। तो आपको समझना है कि इंडिया से जो है ट्रेड के लिए रास्ता बनाया जाएगा सीधा यूरोप के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडिया, ये मिडल ईस्ट, ठीक है, यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्योंकि ये आर्थिक रूप से व्यापार के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो ऊपर का रीजन है यहाँ पर, ये सब ईरान का रीजन, ये सब संघर्षरत रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई वॉर चल रहा होता है फिलिस्तीन में, तो इसीलिए एक रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि हम इसको बाईपास करके सऊदी अरेबिया के होते हुए इजराइल से निकल जाए हम सीधा मेडिटेरियन में, और फिर वहाँ से यूरोप में इकोनॉमिक अपना ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है मैप में। कुछ कंट्रीज भी नोट कर सकते हैं कि जैसे इंडिया से निकलेगा तो UAE है, इसके अंतर्गत ओमान है, इसके अंतर्गत सऊदी अरबिया है, इसके अंतर्गत इजराइल है, इसके अंतर्गत फिर जॉर्डन भी है इसके अंतर्गत, और फिर उसके बाद इटली से होते हुए फिर यूरोप ऐसे चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें कि इटली भी सपोर्ट करता है इसका, यही बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा IMEC कैन बी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म विजन टू इंश्योर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन, ठीक है। ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में जो है प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएगा इस क्षेत्र में। रेलवेज कनेक्शन, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, कस्टम सिस्टम कैन सपोर्ट पीस इंडेवर अलोंग अ ट्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है
इसके अंतर्गत शामिल होगी, जिससे कि इटली और इंडिया के रिलेशन और भी मजबूत होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया इटली मैटर्स टू इंडिया एज फ्रेंड, मतलब कि इटली जो है वो भारत के लिए एक फ्रेंड के तौर पर बहुत ही मैटर रखता है। वी होस्ट द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द ईयू। आपको पता होना चाहिए जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंतर्गत इटली जो है वो भारतीयों का दूसरा सबसे बड़ा, वहाँ पे प्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, इटली के अंतर्गत। इसके बाद है कि सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन यूरोप, ठीक है, मतलब दूसरा भी है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है यूरोप का। तो आपको ध्यान रखना है कि इटली इस नज़रिए से हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडिया और इटली के रिलेशंस पर बात की गई है, आप इसमें से कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन जो पहला था वो 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है, और उसका जो मेन लक्ष्य था वो मेन लक्ष्य था ओडीएफ फ्री, मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री करना था गाँवों को, जो कि खुले में शौच से मुक्त करना था। तो आप इससे भली भांति परिचित है, लेकिन आपको 2.0 में क्या हुआ है इस पर भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया गया है कि अभी जो है हमें 3000 से ज़्यादा जो है हमारे पास डंप साइट है पूरे भारत में। डंप साइट मतलब जहाँ पे कचड़े को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बिना किसी वैज्ञानिक तकनीक के अलग किए, ऐसी लैंडफिल साइट के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो ऐसे 3000 से भी ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें कि बताया गया कि 2424 तो ऐसे हैं जहाँ पे जो कचरा है वो 1000 टन से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उसमें भी आपके लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, मतलब 1,50,000 टन्स, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि डेली भारत में 1.5 लाख टन कचरा अनुमानित रूप से जनरेट होता है, ठीक है। तो आप ये आंकड़ा ध्यान रख सकते हैं माइंड में कि हाँ 1.5 लाख टन कचरा भारत में जनरेट होता है डेली, जिसको कि मेंस के आंसर में कहीं पे भी आप बता सकते हैं चैलेंजेस के रूप में। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार, तो ये रिपोर्ट का डाटा है, तो आप रिपोर्ट का भी नाम ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा और वैलिड आंसर मान जाएगा। फिर बताया गया कि लीगेसी वॉज डंप साइट कैन पोज अ नंबर ऑफ हेल्थ हैजार्डस ऑफ सिटीजन के लिए काफ़ी खतरा है। एमिशन फ्रॉम हैजार्डस क्या क्या होता है यहाँ पर देखिए आप, मुंह में, गले में, मतलब जलन, इनहेलिंग मीथेन फ्रॉम लैंडफिल, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें मीथेन जाता है, जो कि नौसिया, वॉमिटिंग, इस तरीके की हेल्थ इशू को प्रॉब्लम करती है। रैक पिकर्स जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो लैंडफिल साइट पर काम करते हैं, तो उनको स्किन एलर्जी, ठीक है, इस सब से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। साथ में बताया कि जो पास में रहते हैं लिव नियर लैंडफिल्स, उनके हेल्थ को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे कि ये सारी समस्या देख सकते हैं, टीबी की, अस्थमा, डायबिटीज, डिप्रेशन, कॉलेरा, मलेरिया और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इस लैंडफिल साइट और कचरे डंपिंग साइट्स के पास में रहते हैं। ऐसे लोगों के तो पर्यावरण और जीवन जीने का अधिकार भी बिल्कुल खतरे में है। दे आर आल्सो अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, बताया गया कि जो डंपिंग साइट होते हैं ये ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का उत्सर्जन होता है। इसके बाद बताया गया कि जो स्वच्छ भारत मिशन था 2014 में शुरू हुआ था, ये 2 अक्टूबर को, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसमें जो उद्देश्य था एलिमिनेट ओपन डिफिकेशन एंड टू क्रिएट ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस, ठीक है, एलिमिनेट करना था जो खुले में शौच करते थे लोग, उसका खत्म करना था पूरी तरीके से, और गाँव को जो है ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना था, ठीक है। इसके अलावा बताया गया कि 2021 में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च, नया प्रोग्राम लाया, सेकेंड एडिशन, ठीक है, किसका, स्वच्छ भारत का ही, 5 ईयर्स स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया मिशन अर्बन 2.0, ठीक है। अब ये क्या है, अर्बन के लिए आया, 2.0 आया। इसमें क्या कमिट किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो हम शहरों को ना गार्बेज फ्री सिटीज बनाएंगे 2026 तक, ठीक है, 2026 तक बताया गया है कि गार्बेज फ्री, मतलब वहाँ पे कचरा फ्री होगा, वहाँ पे कोई डंपिंग साइट नहीं होगा, उसका निस्तारण किया जाएगा। वाइल मेंटेनिंग ओडीएफ स्टेटस अक्रॉस, बताया गया है कि ओडीएफ को भी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, और जो 4372 अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ से क्या करना है, गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। इट आल्सो हैज़ अ विजन ऑफ 100% सोर्स सेग्रीगेशन, सबको अलग करना है जो भी कचरा है
उसको अलग करके उसको मेंटेन करना है, वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना है। साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाल फिलहाल का डाटा है वेबसाइट पे अवेलेबल था, इस स्वच्छ भारत मिशन वेबसाइट पर बताया गया है कि जो 2424 हमने शुरुआत में देखा, जो 1000 टन से भी ज़्यादा ऐसे डंप साइट्स थे, उसमें से बताया गया कि बस 471 साइट्स ही जो है अभी तक पूरी तरह से निस्तारण हुआ उनका। बाकी 1226 पे काम चल रहा है, 727 को अभी अनटच्ड है, मतलब उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। तो ये लेटेस्ट डाटा बताया गया कि जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत कितना काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है लापता लेडीज ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड होकर गई है इंडिया की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर देखना है कि हमने इससे पहले भी कई बार पढ़ा है डिफॉरेस्टेशन रूल, जो यूरोपियन यूनियन का आने वाला था, इसी दिसंबर से लॉन्च होने वाला। तो हम बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारे जो देश है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे देश। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने जो है इनके कंसर्न को थोड़ा सा समझा है और यहाँ पर रिलीफ दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो रिलीफ है उसको दिया है 1 साल का। यहाँ पर देखते हैं गिविंग रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स टू सर्टेन प्रोडक्ट्स द यूरोपियन कमीशन। ठीक है, यानी कि 1 साल का इन्होंने क्या दिया है, रिलीफ दिया। एक्सटेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन बाय अ ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए क्या किया इन्होंने, बढ़ा दिया है कि जो पहले 2024 के दिसंबर से लागू होने वाला था, जिसकी वजह से निर्यातक जो थे, उत्पादक जो थे, डिफॉरेस्टेशन से ही करते थे, तो उनको चिंता होने लगी थी कि इतना जल्दी हम कैसे इस रूल्स को पालन कर पाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने 1 साल बढ़ा दिया है और उसके अंतर्गत बताया है कि जो बड़ी कंपनियां होगी उनको समय दिया गया है 30 दिसंबर 2025 तक का, और जो छोटे और मध्यम आकार के हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको दिया गया 30 जून 2026 तक का समय, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर जो भी उत्पादन करते हो उसको डिफॉरेस्टेशन से ना करें, उनको सही तरीके से अपना मैनेज कर ले। जिसमें आप बता सकते हैं ये सब मेजर कंसर्निंग कंट्रीज है जिन्होंने अपनी बात वहाँ रखी थी। ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएस, इन सब ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन उठाया था EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन पर। तो आपको ध्यान रखना EU का ये रूल था, ठीक है, जो कि अभी 2025 से दिसंबर से लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओपेक पर न्यूज आया है कि ओपेक प्लस, यहाँ पर जो बताया गया है कि ओपेक क्या करेगा अगर ईरान पर अटैक हो गया, उसके ऑयल शॉप पे आ गया, खतरे में पड़ गए और उसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड होता है उसमें क्या प्रभाव। तो ओपेक प्लस कह रहा है कि उसके लिए हम तैयार हैं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि ओपेक क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले ओपेक आया 1960 में, इसका जो है स्थापना हुआ, और ओपेक जो है वो एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, बहुत सारे देश इसमें शामिल है। वर्तमान में इसमें लगभग 12 के आसपास, 12 ही समझ लीजिए, 12 देश इसमें ओपेक में शामिल है, अभी 12 कंट्रीज। शुरुआत में इसको 5 देशों ने बनाया था, जिसमें ईरान था, इराक था, कतर था, ठीक है, कुवैत है, इस तरीके के देश थे 5। वेनेजुएला था, जो कि ओपेक का गठन किया था इन्होंने 1960 में। बाद में और भी कंट्री आके जुड़ते चले गए। ठीक है, तो ओपेक ये एक संगठन है अंतर सरकारी। आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आप ओपेक का हेडक्वार्टर बताएंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, जरूर बताइए, करिए आप कमेंट, क्योंकि अगर आप देख लेंगे न्यूज और आप खुद से इतना प्रयास नहीं करेंगे कि आप उसका हेडक्वार्टर पता करने के लिए, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके अलावा ओपेक प्लस क्या है, तो साथियों ये ओपेक के अलावा कुछ और कंट्री भी है जो अलग से पार्टिसिपेट करती है, मतलब नॉन ओपेक कंट्री है, जिसमें जैसे रसिया हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, इस तरीके की जो कंट्री है जो साइड लाइन है ओपेक के, और इसके साथ मिल जाती है। ये 2016 के से कह सकते हैं कि ओपेक प्लस इसका नाम दिया गया है। जो और भी कंट्री है ओपेक के साथ सहयोग करके इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करने का कार्य करती है, तो वो ओपेक प्लस हो गए, जिसमें और भी कंट्री शामिल है, जिसमें रसिया, मैक्सिको और कुछ कंट्री शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस बॉडी पर समझना है, ये बॉडी कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ओपेक प्लस में कौन है। ठीक है, और ये कब से कार्य कर रहा है, इनका मुख्य काम क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब आपको देखना हो। ठीक है, साथियों यहाँ पर एक न्यूज़ है कि यूके टू रिटर्न चागोस आइलैंड। आपको पता होना चाहिए कि जो चागोस आइलैंड है, डिएगो गार्सिया है, ये सब की लोकेशन कहाँ है, मॉरिशस कहाँ है, यूके कहाँ है। और यूके और मॉरिशस के बीच में काफ़ी समय से विवाद था कि जो डिएगो गार्सिया था वो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशों का कह सकते हैं कॉलोनी था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर ये हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर ये इंडिया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये अफ्रीका है। ठीक है, अगर ये अफ्रीका है तो ये इंडियन ओशन रीजन है। ठीक है, और यहीं पर आपको पता होगा सेशेल्स, मॉरिशस, इस तरीके के मेडागास्कर, ये सब देश है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा आइलैंड है डिएगो गार्सिया नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटजिक है। तो यहाँ से जब डीकोलोनाइजेशन का दौर आया तो सभी जो
ब्रिटिशर थे वो चले गए, लेकिन डिएगो गार्सिया पर उन्होंने अपना आधिपत्य बनाए रखा। तो मॉरिशस का दावा है कि डिएगो गार्सिया हमारा है और चागोस आइलैंड का पार्ट है और चागोस आइलैंड हमारा होना चाहिए, पर इन्होंने ये मुद्दा सुलझाया नहीं, जिसकी वजह से बना हुआ। तो अब जाके ये मुद्दा सुलझने को करीब पहुंचा। इसी को बताया गया कि यूके जो है वो रिटर्न करेगा चागोस आइलैंड जो है, यहाँ पे जितने भी आइलैंड का ग्रुप है इसको चागोस आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड मैप खोल कर आपको चागोस आइलैंड देख लेना है, ये न्यूज़ में बने हुए। मॉरिशस कहाँ है ये देख लेना है, और इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे ये डिएगो गार्सिया है जो हमेशा से विवादित रहा है। ये देख सकते हैं आप, डिएगो गार्सिया एक एटोल है, ठीक है। सिग्निफिकेंट एटोल इन द इंडियन ओशन इज अ पार्ट ऑफ द चागोस आर्किपेलागो, मतलब जो उसका आर्किपेलागो है, मतलब बहुत सारे द्वीपीय छोटे छोटे है, उसका द्वीप समूह का एक भाग है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ठीक है। इस पर ब्रिटिश ने नियंत्रण कर रखा था और ये हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो आप इनके चीज़ों को देख लेंगे। इनके बीच में अब सहमति बनी है कि वो मॉरिशस को लौटाएंगे ये द्वीप। इसके अलावा तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।